Hello friends and students. Today's our e-lecture is on IC engine, internal combustion engine, chapter 11, EE 202, basic thermodynamics. IC इंजन जिसको हम अंतर्दहन इंजन भी कहते हैं हिंदी में, इसके टॉप सब टॉपिक्स हैं. IC इंजन डिफरेंट साइकिल्स है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल वाला है, डीजल वाला है, इसी तरह 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल और डीजल, ये सब कुछ इसके सिलेबस में है. सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम हिंदी में अंतर्दहन इंजन भी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन है, एक इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंजन इज़ ए हीट इंजन, ये एक हीट इंजन है, ऊष्मा इंजन है, इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल अकर्स विथ एन ऑक्सीडाइजर मीन्स एयर इन अ कंबशन चैम्बर दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड फ्लो सर्किट. तो इंटरनल कंबशन इंजन एक उस तरह का इंजन है कि जिसके अंदर जो फ्यूल है वो अंदर जाता है और उसी के साथ एयर भी जाती है जो ऑक्सीडाइज़र है, और वो दोनों मिल के और उस इंजन के अंदर ही बर्निंग होती है उसकी, है ना. और बर्निंग होने से जो उसकी केमिकल एनर्जी है फ्यूल की, वो हीट एनर्जी में बदलती है और एक एक्सप्लोजन होता है, और जो पावर हमें मिलता है वो हमें शाफ्ट के ऊपर पावर मिलता है. तो इस तरह से हम इसको अंतर्दहन इंजन बोलते हैं, क्योंकि उसका जो कंबशन चैम्बर है वो अंदर की तरफ होता है. जबकि स्टीम इंजन में स्टीम को बाहर से प्रेशराइज करके भेजते हैं, जबकि इसके अंदर हमें जो इंजन के अंदर ही होता है, इसलिए इसको अंतर्दहन इंजन बोलते हैं. ये बिल्कुल स्टीम इंजन का अपोजिट होता है. स्टीम इंजन में स्टीम लेते हैं हाईली प्रेशर, यहाँ पर जो अंतर्दहन के अंदर फ्लू गैसेस होती है हाई टेम्परेचर, वही पिस्टन को आगे पावर देती है और वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है. इंटरनल कम्बशन हीट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द आइडल गैस लॉ. आइडल गैस लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है. रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज द प्रेशर दैट मेक्स द गैस वांट टू एक्सपेंड. हम क्या करते हैं कि गैस के, ये आइडल गैस के ऊपर काम करता है इंटरनल कम्बशन इंजन. तो जो उसके अंतर्दहन जब होता है फ्यूल का, तो गैस को हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर हो जाता है वो गैस, और फिर वो उसको एकदम एक्सपांड करते हैं हम पिस्टन के ऊपर. जब वो एक्सपांड होता है तो हमें पावर मिलता है, और वो पावर फिर बाद में रोटरी वर्क जो है शाफ्ट के ऊपर वहाँ कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम आगे के शेड्यूल में इसमें देखेंगे. वर्किंग ऑफ आईसी इंजन की किस तरह कार्य प्रणाली किस तरह की है वो हम यहाँ समझते हैं. एक इंटरनल कंबशन इंजन अंतर्दहन इंजन हैज़ ए चैम्बर which has fuel added to which ignites in order to raise the temperature of gas. गैस के टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर एक उसके कंबशन चैम्बर होता है इंजन के अंदर ही, उसको हम इग्नाइट करते हैं स्पार्क से या कंप्रेशन से. जब हमारा पेट्रोल डीजल एकदम इग्नाइट होता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है. वो हीट प्रोड्यूस जो करती है उसके जो गैसेस प्रोडक्ट्स हैं, जो ये जलने से जो गैसेस निकलती है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे आती है. फिर एक्सपांशन ऑफ उस गैस का फिर एक्सपांशन होता है. वो क्या करती है कि पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती है, जिससे कि हमें पावर प्राप्त होता है और शाफ्ट पे वर्क प्राप्त होता है, मैकेनिकल वर्क. द एक्सपांशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस इन द चैम्बर गिव्स थ्रस्ट टू पिस्टन को थ्रस्ट करती है, 10 रोटरी पावर शाफ्ट पे हमें एक घूमता हुआ रोटरी पावर प्राप्त होता है, यानी कि वर्क आउटपुट प्राप्त होता है, जिसको हम आगे यूज़ करते हैं. दस द इंजन कन्वर्ट्स फ्यूल्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड देन हीट टू द मैकेनिकल पावर एट द शाफ्ट. इस प्रकार से जो इंजन है, ये वाला हीट इंजन, ये क्या करता है, पहले जो उसकी रासायनिक फ्यूल है, रासायनिक एनर्जी को ये पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है. जबकि फ्यूल जलता है तो वो उसकी जो रासायनिक है पेट्रोल की, वो हीट में बदल जाती है, और उस हीट से हम क्या करते हैं,
हाई टेम्परेचर जो फ्यूल जलने के बाद जो एग्जॉस्ट निकलती है वो उसको थ्रस्ट देती है पिस्टन को, और वो पिस्टन को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, मैकेनिकल पावर शाफ्ट को हमें घूमते हुए शाफ्ट प्राप्त होता है। इसी तरह से ये एक सिंपल हीट का कन्वर्जन है, पहले केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसे इंजन के क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, पिस्टन होते हैं, सिलेंडर हेड है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन रिंग्स है, गजन पिंस है, इनलेट एंड एग्जिट वाल्व्स हैं, जो कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ये पूरा एक आपको ऐसे इंजन का चित्र जो हमें देखते हैं इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ये जो स्पार्क प्लग वाला 4 स्ट्रोक इंजन का आपको बताया गया है, जिसके अंदर क्या होता है, मेन पार्ट क्या है, ये हमारा पूरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर होता है, ये लिखा हुआ, ये पिस्टन है, ये पिस्टन इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है ऊपर नीचे, और इससे ये गजन पिन से ये कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है, इस कनेक्टिंग रोड से यहाँ क्रैंक से जुड़ी होती है, और ये हमारी शाफ्ट है जहाँ हमें पावर मिलता है। क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक जुड़ी होती है, और यहाँ पर एक क्रैंक पिन होती है, ये पिस्टन है। तो पिस्टन और सिलेंडर का ये काम है कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, यानी कि ऊपर नीचे जाता है ना। अब अगर आप बोले 1000 आरपीएम में, तो ये 1 मिनट में 1000 बार रेसिप्रोकेट करता है, इसलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी बोलते हैं। ये रोटरी नहीं कि वो रेसिप्रोकेट करता है, ये इसके अंदर चलता है, यानी कि ये सिलेंडर इसके अंदर रेसिप्रोकेट करता है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, और वो पिस्टन का जो मूवमेंट है वह इस कनेक्टिंग रोड के द्वारा होता हुआ हमारे क्रैंक पे मिलता है, जिसको हम क्रैंक बोलते हैं, और यहाँ शाफ्ट को मिलता है। तो ये जो पिस्टन का सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग होना, ये इस पूरे कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट से यहाँ पर वो उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसके अंदर घूमना, वो क्रैंक के ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ से हमें पावर आउटपुट मिलता है। इससे हम जो कोई भी वाहन है उसके वाहन को गियर बॉक्स से जोड़ के पहियों से जोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पे ये रोटरी मोशन हमें पावर के रूप में पहियों पर उपलब्ध होता है और हमारी गाड़ी चलती है। तो यही एक पूरा इसका सिस्टम है। अभी कैसे काम करता है, इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिया इनलेट पोर्ट। फ्यूल जब इसके अंदर आता है तो ये पोर्ट होता है, ये वाल्व है, और वाल्व के ऊपर ये हमने क्या लगा हुआ है, ये इनलेट वाल्व ये अपने आप बंद होते हैं, खुलते हैं, यही से बनाया। फिर यहाँ पे ये इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व, जब फ्यूल पूरा जल जाता है, जब फ्यूल अपना काम कर देता है पिस्टन ऊपर, तो यहाँ से फ्यूल बाहर निकल जाता है। ये स्पार्क प्लग है। अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ स्पार्क प्लग लगा होता है, और अगर डीजल इंजन है तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, जिससे कि फ्यूल इंजेक्ट होता है ना। तो जब हम इसके वर्किंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रोक के अंदर ये इनलेट वाले खुलता है, यहाँ से अंदर आता है फ्यूल बोले तो यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल इसके अंदर आता है। जब पेट्रोल इसके अंदर आ जाता है, कार्बोरेटर से यहाँ आ रहा है, कार्बोरेटर के अंदर एयर और फ्यूल दोनों मिल जाता है पेट्रोल, और वो उसको यहाँ पे भेज देता है। जब ये इसके अंदर आता है पूरा, तो ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये इसको बिल्कुल कंप्रेस कर देता है फ्लूइड को, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है, जैसे कि हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद क्या, जब यहाँ ऊपर पूरा कंप्रेस होता है फ्लूइड, फिर उसके बाद स्पार्क प्लग होता है, और फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। वो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर एकदम ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने से उसको पावर मिलता है, तो वो इसके ऊपर थ्रस्ट डालता है पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है, यानी कि उसकी वजह से एक पावर स्ट्रोक मिलता है। नीचे धकेलने से ये क्रैंक नीचे की तरफ जाती है, और फिर इधर आगे तक आ जाती है, फिर वापस ये क्रैंक बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती है, पिस्टन बिल्कुल नीचे आ जाता है, फिर ये क्रैंक चलती है, फिर वापस ये क्रैंक ऊपर जाती है, और यहाँ जब पूरा जल जाता है, फिर वो जो गैसेज है वो फ्लू गैसेज में बदल जाती है ना, जली हुई गैस के रूप में बदल जाती है। फिर उसका कोई काम नहीं होता, फिर उसको वापस ये स्ट्रोक पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, और ये वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व, यानी कि जो सारा वो एग्जॉस्ट करता है बाहर की तरफ निकाल देता है। जो बची हुई जली हुई गैस है वो बाहर की तरफ इस तरह से निकल जाती है।
जो हमारे बाहर साइलेंसर में होके और बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। यही एक आईसी इंजन, अंतर्दहन इंजन का एक वर्किंग है। इसको अंतर्दहन इसे बोलते हैं कि यह जो चैम्बर है, ये वाला सिलेंडर के अंदर, यहीं पे फ्यूल जलता है, यहीं पे फ्यूल इस पिस्टन को देता है। वर्किंग फ्लूइड भी यही है, फ्यूल एग्जॉस्ट गैसेस भी यहीं से निकलती है, इसलिए इसको अंतर्दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। ये बिल्कुल वो स्टीम इंजन का अपोजिट होता है। स्टीम इंजन में स्टीम हम बॉयलर में बनाते हैं और फिर उसको सिर्फ उस स्टीम इंजन के अंदर उसको भेजते हैं ताकि वो पिस्टन सिलेंडर काम करके हमें यहाँ पे क्रैंक के ऊपर मिलती है। तो यही उसमें मेन फ़र्क है। यहाँ इंटरनल कंबशन जो है फ्यूल का वो अंदर की तरफ होता है, जबकि एक्सटर्नल फायर्ड इंजन के अंदर जो है वो बाहर की तरफ कंबशन होता है। फ्यूल यूज्ड इन द आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर किस तरह से हम फ्यूल, कौन कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, तो जैसे कि अपन सब आप लोग जानते हैं कि आईसी इंजन के अंदर जो फ्यूल्स हैं वो नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे सीएनजी से जो बहुत से ऑटो चलते हैं, सीएनजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसमें गैसोलीन जो पेट्रोल, डीजल या फ्यूल ऑयल और दूसरे तरह के आते हैं। तो ये सब हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। देयर आर ग्रोइंग यूसेज ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल्स भी हम यूज़ करते हैं, जो बायोडीजल्स जो बनते हैं आजकल, जिसमें जेट्रोफा और डीजल को मिला के एक नया डीजल बनता है जो कि रिन्यूएबल कहा जाता है। भाई जेट्रोफा है, उस जेट्रोफा से एक तेल तैयार किया जाता है और उसको अंदर डीजल से मिला के और उसको काम में ले आता है। इसलिए बायो इथेनॉल और बायो इथेनॉल और मिथेनॉल भी होते हैं कि हम अगर जैसे जो अल्कोहल बनाते हैं तो उसका बायो इथेनॉल होता है, तो वो बायो इथेनॉल से भी हमारा जो पेट्रोल इंजन वो चल सकता है। इसी तरह से ये बायो डीजल जिसमें जेट्रोफा मिला के बनाते हैं उससे कंप्रेशन इग्निशन यानी कि डीजल इंजन चल सकता है। तो ये इस तरह से चलता है। इस तरह हम बहुत सी बार इसके अंदर जैसे नेचुरल गैस यूज़ करते हैं उस तरह हम हाइड्रोजन गैस भी कभी कभी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो फ्यूल हैं ये इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके इंटरनल जो कंबशन चैम्बर है उसमें ये फ्यूल भेज के और हम उससे पावर प्राप्त कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ आईसी इंजन। वैसे इंजन का क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, इंजन के क्लासिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मेन टाइप के इंजन्स के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो कितनी तरह के इंजन होते हैं ये बहुत एक कॉमन विषय है और आपको जानना भी चाहिए, काफ़ी आसान है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। पहला होता है स्पार्क इग्निशन इंजन जिसको हम एसआई इंजन बोलते हैं, और दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसको बोलते हैं हम डीजल इंजन। तो दो मेन टाइप के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन जिसको हम पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एसआई इंजन पड़ा है। अब एसआई इंजन का फर्दर हम इसको करेंगे तो ये एसआई इंजन 2 स्ट्रोक एसआई इंजन या 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, दो तरह का होता है। जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें होता है। उसी तरह से कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसको बोला वो सिर्फ डीजल इंजन के अंदर काम करता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, 2 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन या 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो इस तरह से हम ये इसका क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टाइप के इंजन के बारे में। फिर अब हम करते हैं कि जो जिस साइकिल पे, थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ये वर्क करता है इंजन, है ना। जैसे हमने स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा था, स्टीम टर्बाइंस वो रैंकाइन साइकिल के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये दो तरह के मेन जो साइकिल है थर्मोडायनेमिक्स उसके अंदर काम करते हैं, एक तो ऑटो साइकिल और दूसरा डीजल साइकिल। ये दोनों, इन दोनों साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। इन्हीं पर आधारित ये दोनों इंजन काम करते हैं। जो हमने बोला 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन दोनों इस पर काम करते हैं, लेकिन जो साइकिल है ये इसके अंदर फ्यूल पर आधारित है कि ऑटो साइकिल पे गैसोलीन वाले इंजन काम करेंगे, पेट्रोल वाले, और डीजल इंजन में सिर्फ डीजल फ्यूल की तरह जिसका कंप्रेशन जिसका कि इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर वो अपने आप स्वतः जल जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, तो वो डीजल के अंदर काम आता है। और ऑटो जो साइकिल है तो ये हमारा काम आता है पेट्रोल या गैसोलीन इंजन के अंदर।
ओटो साइकिल ये एक वैज्ञानिक थे ओटो, उन्हीं के नाम से इन्होंने साइकिल दिया जिन्होंने बताया था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओटो साइकिल इज़ एन आइडियलाइज थर्मोडायनामिक साइकिल, ये एक थर्मोडायनामिक्स का आइडियल साइकिल है। दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है द फंक्शनिंग ऑफ टिपिकल स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन। स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन, एसआई इंजन को डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह से काम करेगा एक साइकिल के अंदर। इट इज़ अ थर्मोडायनामिक साइकिल मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ऑटोमोबाइल इंजन। सभी ऑटोमोबाइल इंजन में ज़्यादातर यही अपन को मिलता है पेट्रोल इंजन में। ओटो साइकिल इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन्स टू अ मास ऑफ गैस एज इट सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंप्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम एडिशन, वॉल्यूम हीट एडिशन एंड रिमूवल हीट। जब कभी हम थर्मोडायनामिक साइकिल की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक साइकिल एक क्लोज साइकिल होता है हमेशा, और उस क्लोज साइकिल में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। एक तो हम या तो उसके अंदर पहले कंप्रेशन करते हैं, फिर उसके अंदर इग्निशन करते हैं, हीट एडिशन करते हैं, फिर उसका एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन जब होता है तो हमें मतलब एक्सपांशन में हमें पावर मिलता है और फिर उसका हीट रिजेक्शन होता है। तो ये क्लोज साइकिल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सब डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसलिए हमने शुरू में बताया था कि ये इंजन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन पे काम करता है। तो गैस इक्वेशन जो फॉलो करता है कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी उसके अंदर हम आते हैं। अब इंटरनल कंबशन इंजन जिसको ओटो साइकिल जहाँ में डिस्क्राइब कर रहे थे, तो ओटो साइकिल इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस के सेट है 3-4 यूज बाय द स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन्स, जो कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक साइकिल्स के अंदर यूज में ले जाते हैं। दीज इंजन्स 4 इसके अंदर स्ट्रोक है वो बताए गए हैं। पहला एक इंजस्ट अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एयर। पहला हम क्या करते हैं, अगर हमने पिछली बार बताया तो ये है, ये वाला जो आपको आइडियल ऑटो साइकिल है, ये यहाँ से इनटेक लेते हैं, फिर कंप्रेशन करते हैं, फिर हीट एडिशन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर पावर मिलता है, फिर हीट रिजेक्शन करते हैं। वही चीज़ यहाँ डिस्क्राइब की गई कि ऑटो साइकिल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है कि वो हीट लेता है, इनटेक करता है ना। इंजेस्ट यानी कि ये जो है वो कंबशन चैम्बर, इंटरनल कंबशन चैम्बर, उसके अंदर फ्यूल को, मिक्सचर को लेता है, एयर को। एयर इसलिए अगर बिना एयर के वो जलेगा नहीं, तो एयर और फ्यूल होना दोनों आवश्यक कंप्लीट कंबशन के लिए। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को लेने में इनटेक पहला हो गया ये। फिर दूसरा कंप्रेसर, उसको बिल्कुल दबाया जाता है, यानी कि हाई प्रेशर करेंगे, तो हाई प्रेशर करेंगे तो कंप्रेस करेंगे जब वो पिस्टन वापस ऊपर। फिर काजेस टू रिएक्ट विथ इफेक्टिवली एंड एट द, अब हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट देंगे ताकि उसमें पावर आ जाए उसके अंदर। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, वहाँ पर जो कंप्रेस होते हैं फिर स्पार्क जलाएंगे। अगर हमारा ये इंजन है तो जैसे वो स्पार्क होगा तो वो ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद मतलब हमने हीट ऐड कर दिया उसको। तो जो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में बदल गई। तो यानी कि थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। फिर एक्सपांड द, फिर जैसे ही हमने उसको हीट दी, उसका एक्सप्लोजन हुआ, तो अब वो गैस एक्सपांड करेगी तो वो पिस्टन को थ्रस्ट देगी, वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। इसलिए हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, और वो पावर कहाँ अल्टीमेटली जाएगा, कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट से, वो कनेक्टिंग रोड और क्रैंक से होता हुआ क्रैंक शाफ्ट पर पहुँचेगा, और हमें वहाँ पर मैकेनिकल रोटरी पावर प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद वापस वो ऊपर की तरफ जाएगा, इनर्शिया से थोड़ा चलता रहेगा आगे। तो जैसे ऊपर जाएगा तो वो जो बर्न्ड गैसेज है उससे अंतर्दान चैम्बर के अंदर, वो उनको एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ये इजेक्ट द कंबशन प्रोडक्ट्स एंड रिप्लेस देम विद द न्यू चार्ज, वापस नया आ जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ये हमारा ऑटो साइकिल है जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताएंगे। ये एक जो पीवी डायग्राम यहाँ आपको बताएगा, पीवी डायग्राम। अब डिफरेंट प्रोसेस है। ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर पहले इनटेक लेता है, पहला स्ट्रोक हो गया उसका, चार्ज को एयर और मिक्सचर, फिर उसको कंप्रेस किया 1 से 2 तक। एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेस, आइडियल साइकिल के अंदर तो रिवर्सिबल आएगा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन किया हमने 1 से 2, फिर कंप्रेशन हो गया एकदम कंप्रेस का। फिर यहाँ पर हमने स्पार्क जला के
और उसका हीट एडिशन क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो भी कांस्टेंट हो गया, कंप्रेस करने के बाद रुक गया थोड़ा, तो एक दो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमने ब्लास्ट किया तो सारी हीट उसको दे दी, एकदम वो गर्म होगा। अब हमने उसको ऊपर पिस्टन के ऊपर उसको एक्सपांशन होने दिया, तो जैसे ही पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट पड़ा तो वो एक्सपांसन हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया और सारा वो पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आएगा तो हमें पावर मिलेगा, तो वो पावर जब थ्रस्ट नीचे की तरफ आएगा तो वो हम कनेक्टिंग रोड और क्रैंक से होता है, क्रैंक शाफ्ट पे हमें मिलेगा, और वहाँ पर हम हीट को वापस एटमॉस्फेयर में जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो वापस हीट इसको रिलीज़ कर देगी, और फिर वापस यहाँ से इधर जाएगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक करेगा, वापस 5 पे आ जाएगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट उसका ओपन हो जाएगा और सारी गैसेस बाहर निकल जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडियल गैस, है ना, आइडियल ऑटो साइकिल, जो कि हम ये थर्मोडायनामिक साइकिल है, इसके अंदर जो या हीट एडिशन करते हैं, या हीट रिजेक्शन होता है, या कंप्रेशन होता है, या एक्सपांशन होता है। ये पीवी डायग्राम हमने पिछली बार देखा, अब ये टीएस डायग्राम भी है। पीवी डायग्राम प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, ये होता है टेम्परेचर एंड एस फॉर एंट्रोपी, एस फॉर क्या है, एंट्रोपी। तो टीएस डायग्राम है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, वो इस तरह से होता है ना। जैसे बताया फर्स्ट सेकंड आइसेंट्रोपिक पहला हमने लिया, वो आपने नहीं बताया, इनटेक वाला नहीं बताया। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से लेके इनटेक आ जाएगा, सक्शन, जिसको सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। फिर 1 से 2 कंप्रेशन होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन। फिर 3 से 4 में एक्सपांशन, और 4 से 5 में हीट रिजेक्शन, और फिर वापस 1 से 5 तक इधर जाएंगे तो वो हमें कहलाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सारी जो गैसेज है उसको बाहर निकाल देगा। इसी को अगर हम टेम्परेचर और ये एंट्रोपी के ऊपर देखेंगे तो उस तरह से 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2 हमें क्या कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी 1 से 2 की तरह, तो यहाँ पे आंसर कांस्टेंट आएगी। यहाँ हमने वर्क इन किया, और यहाँ हमें वर्क आउट मिला, है ना, तो वर्क इन किया। फिर 2 से 3 की तरह हम इसको कंप्रेशन करेंगे, तो कंप्रेशन करने पे इसकी एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी, है ना, वो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना T3 डिग्री के ऊपर। फिर हम यहाँ ये एक्सपांशन स्ट्रोक होगा, एकदम पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट लगेगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, जिसको बोला है 3 to 4 एक्सपांशन पावर स्ट्रोक। यहाँ हमें वर्क मिलेगा, कहाँ पे वर्क मिलेगा, हमें मिलेगा शाफ्ट के ऊपर वर्क मिलेगा। और फिर 4 to 1 वापस वो क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा, और या फिर 1 2 वापस इधर जाएगा, तो हम क्या लाएंगे कि ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गए। दोनों कंपैरिजन के लिए आपको बताया गया पीवी एंड टीएस डायग्राम। वर्किंग ऑटो साइकिल जो कुछ मैंने बताया वो वापस इसमें आ रहा है, जैसे कि हमने ये देखा था, ये वाला 0 से 1 1 to 2 2 से 3 3 से 4 4 to 5, ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है। डिफरेंट प्रोसेस, इनटेक और सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन मतलब वो एयर और उसको खींच रहा है, ये 5 से 1 में आ जाएगा, जैसे 5 से 1 में, 0 से 1 में। फिर उसके बाद ये कंप्रेशन हुआ 1 से 2 के अंदर, जो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर कंबशन स्पार्क प्लग जाएगा, यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग से एकदम इसके अंदर इग्निशन हो जाएगा, यहाँ आते आते एकदम जोर से ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर पावर स्ट्रोक मिलेगा, जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं, 3-4 के अंदर, है ना, 3-4 के अंदर पावर स्ट्रोक मिलेगा। जब हीट टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, एक्सपांशन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और गैसेस बाहर निकल जाएगी। 4 से हीट रिजेक्शन हो जाएगा, T4 से T1, एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक पिस्टन पुशेज सारी जो फ्लू गैसेस को बाहर की तरफ फ्लू कर देगा। इस तरह से पूरा वर्किंग हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछली बार से बता दिया है। ये एक प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल है, जो कि आपको यह थर्मोडायनामिक साइकिल भी दिया हुआ है, और यहाँ आपको बताया भी कि क्या क्या पोजीशन होगी इस पिस्टन और सिलेंडर की। ये इनटेक स्ट्रोक यहाँ से 0 से 1 आएगा, तो यह पिस्टन, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, यहाँ से गैसेस दोनों एयर और पेट्रोल मिक्सचर अंदर आ गया,
सक्शन हो गया, ये इस 1 पोजीशन पे है। अब वापस ये आपका क्रैंक शाफ्ट है और ये आपकी क्रैंक कहलाती है। ये वापस कनेक्टिंग रोड ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये हमने कंप्रेशन कर दिया। कंप्रेशन करने के बाद ये देखो इतनी वॉल्यूम को एकदम इतना छोटे वॉल्यूम में कर दिया। जब कंप्रेशन हो गया, एकदम कंप्रेस कर दिया, हाईली प्रेशर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे कंप्रेशन हो गया तो यहाँ पर हमने फ्यूल को स्पार्क प्लग से जला दिया। देखो पहले ग्रीन था फ्यूल, ब्लू था, अब यहाँ पे हाई प्रेशर पर, अब यहाँ इसको जलाने से हाई टेम्परेचर पे भी हो गया। यहाँ पे 3, अब ये 3 पोजीशन पर आगे जल गया तेज। तो जब एक्सप्लोजन होगा, इंटरनल कंबशन है, ये चैम्बर है, यहाँ पर जब पेट्रोल एकदम जला तो वो क्या होगा, ब्लास्ट की तरफ ब्लास्ट करेगा और उसको पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा। तो ये हमारा ये एक्सपेंशन हो रहा है। वापस इससे कम इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम वापस बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम 3 से 4 वॉल्यूम, इसको एडियाबैटिक पावर स्ट्रोक बोलो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलो। तो एक्सपेंशन हो रहा है, फिर 4 नीचे तक आते आते ही अपनी हीट कम कर देगा यहाँ पे वापस। अब ये वापस एग्जॉस्ट आगे जाएगा तो वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो सारी गैस है, इस गैस को इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ निकाल देगा। इस तरह सारे धुएं के रूप में बाहर निकल जाएंगी। तो ये पूरा आपको बताया किस तरह से थर्मोडायनामिक्स और एक्चुअल में किस तरह से ये होता है। अब इफ़िशियंसी, जब हम किसी साइकिल की बात करते हैं या किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो उस सिस्टम को अंदर जहाँ पे हीट देनी पड़ती है और कुछ आउटपुट प्राप्त होता है, तो हम हमेशा उससे ये बात करते हैं उसकी इफ़िशियंसी क्या है, कैसे इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो इफ़िशियंसी निकालने के 2 तरीके, हमने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट है, उसका रेशियो को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। यहाँ यही कुछ लिखा हुआ है। In order to express the efficiency of the Otto cycle, we need to evaluate the work performed by the gas during one cycle and the heat which the gas receives during the cycle. हमने कितनी उसको हीट दी, इनपुट क्या दिया, इनपुट का मतलब हमने उस पेट्रोल की हीट दी, उसके अंदर कितना पेट्रोल दिया उसकी क्या, और आउटपुट हमें कितना शाफ्ट के ऊपर कितना आउटपुट मिला, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना वर्क दिया और सिस्टम को कितनी हमने हीट दी। उन दोनों के रेशियो को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी से हम उसकी परफॉर्मेंस, उसका सही होना गलत होना, ये हम ज्ञात करते हैं। तो एफिशिएंसी इज़ द पोर्शन ऑफ द वर्क, प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क एंड सप्लाइड हीट। वर्क कितना हुआ और सप्लाइड, इनपुट ओवर आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के रेशियो को, या उसका वर्क आउटपुट क्या, आउटपुट हमारा ये वर्क है और इनपुट हमने हीट सप्लाई की। तो हम कैसे, जितनी हमने हीट सप्लाई की वो कितने वर्क के रूप में कन्वर्ट हुई, नहीं हुई तो वो कहाँ गई, वो लॉसेज हुए उसके। तो यही हम देखते हैं कि इस इंजन के अंदर कुछ ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहे हैं, वर्क आउटपुट और हीट सप्लाई। अगर सारी की सारी हीट हमने दी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है तो 100% एफिशिएंट कहलाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा कि कुछ ना कुछ उसके अंदर हो जाती, जो हम एंट्रोपी के रूप में मानते हैं, कुछ गड़बड़ ऐसा हो जाती है कि सारी की सारी हीट जो सप्लाई वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ये आपने ऑटो साइकिल अपन ने फर्स्ट में देखा था, ये सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, हीट एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन। तो यही हमने कहा है, यहाँ पर हमने हीट रिजेक्ट इसको दी, जो हमारा यहाँ पे स्पार्क प्लग जलने के बाद उसका हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट एडिक्शन किया। तो ये आपको दी जाती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट एडिशन इज इक्वल टू NCV डिवाइडेड बाई T3 क्योंकि ये गैस लॉ फॉलो करता है, आइडल गैस लॉ। तो गैस लॉ के अंदर हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो NCV T3 माइनस T2, T2 के अंदर गैस एडिशन हो जाता है। फिर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और फिर यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है वापस ही, तो हीट इतनी रिजेक्ट कर दी। तो जो वर्क डन है वो अगर क्लोज साइकिल है तो उसमें कितना है डिफरेंस बिटवीन हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन, वही वर्क होता है। क्योंकि वर्क डन इस पूरे जो क्लोज साइकिल है इसके एरिया को भी वर्क डन से हम निकालते हैं। पीवी डायग्राम के अंदर अगर ये जो एरिया है इसका क्लोज डायग्राम 1 2 3 4, इस साइकिल के एरिया अगर हम निकालें वो भी वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन क्या होता है जनरली अगर हम देखा जाए तो ये हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, तो हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। यहाँ पे QC प्लस इसलिए दर्शाया गया कि यहाँ हमने T1 माइनस T4 की जगह T1 माइनस
T4 लिखा है, इसलिए हम जब इसको प्लस करते हैं कि Q1 माइनस Q2 हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाई हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई हीट हमने कितनी सप्लाइड की, ये वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, ये एफिशिएंसी होती है। ये इस तरह से आ गया दोनों यहाँ पे, ये हमने ये दोनों इक्वेशन से T2 माइनस T3 तो NCV कट जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो ये इस तरह से आ जाएगी। इसको हम आगे और करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। ये जो R है ये इसका एडियाबेटिक प्रोसेस का एक रेशो है आइसेंट्रोपिक, वो हमने आता है कंप्रेशन रेशो ये। तो 1 माइनस ये इसको इस तरह से T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू ये होता है। ऊपर जो गामा है वो इसका एडियाबेटिक का कंप्रेशन ये गुणांक कहलाया जाता है। तो ये एक एफिशिएंसी इसके अंदर हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीजल साइकिल की। ओटो साइकिल के बाद आता है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल इज अ कंबशन प्रोसेस ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन। ये क्या है, एक कंबशन प्रोसेस है डीजल साइकिल। डीजल की एक क्वालिटी होती है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ये स्पॉन्टेनियसली अपना आप जलने लगता है। तो इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो पेट्रोल से कम होता है, तो कम टेम्परेचर के वजह जलने लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसको स्पार्क की आवश्यकता नहीं होती, इसमें हम जो फ्यूल है वो उसको काफ़ी कंप्रेस कर देते हैं, तो तभी वो फ्यूल क्या होता है, जल जाता है। तो ये एक डीजल साइकिल एक बनाया था जो कि डीजल वैज्ञानिक ने बनाया था, उसका नाम पीछे। इसलिए डीजल साइकिल इज ए कंबशन प्रोसेस ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन। ये कंबशन प्रोसेस के ऊपर इसको अलग किया गया है। डीजल साइकिल फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। यहाँ पे स्पार्क प्लग से नहीं इसको इग्नाइट करते हैं डीजल को। डीजल को क्या करते हैं कि पहले एयर को हम सक्शन लेके कंप्रेशन करते हैं, जितने वो कंप्रेस हो जाती है तो एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, डेफिनेटली। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो उस कंप्रेस्ड जगह के अंदर हाई टेम्परेचर एयर के साथ वो डीजल फ्यूल मिलता है तो वो ऑटोमेटिक जलने लगता है, क्योंकि वो गैस का टेम्परेचर इसके जो डीजल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि फिर वो सेल्फ स्पॉन्टेनियसली एकदम जलता है। जलने से वो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद हमें पावर स्ट्रोक मिलता है जिस तरह पेट्रोल मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ कंप्रेशन से हम इसको इग्नाइट करते हैं, इसलिए ये डीजल साइकिल को अलग किया गया है। इसीलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। इसमें सिर्फ डीजल फ्यूल के लिए होता है, क्योंकि इस डीजल फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो दूसरे फ्यूल से पेट्रोल प्रोडक्ट से कम होता है। डीजल साइकिल जैसे आपने देखा था पेट्रोल का उस पहले 0 से 1 के अंदर हम क्या करेंगे, सक्शन स्ट्रोक बोलेंगे, इसको इनटेक स्ट्रोक बोलेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ एयर लेता है, जबकि पेट्रोल के अंदर क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर लेता है इनटेक स्ट्रोक में, जो कार्बोरेटर से जो आता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, वो एयर और फ्यूल को मिक्स करके ऑटोमाइज कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीजल इंजन का यही फ़र्क है कि यहाँ सिर्फ एयर को लेता है वो, और 1 तक आ जाती है एयर सक्शन स्ट्रोक में। फिर वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है एडियाबेटिक, फिर वो कंप्रेस करता है एयर को, 1 से 2 तक जाता है। जैसे 2 पे जाता है ये कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद क्या होता है, हम उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर से डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, और कंप्रेशन होने के बाद एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। डीजल फ्यूल जैसे उसको इंजेक्ट किया जाता है तो एयर का टेम्परेचर डीजल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, और डीजल अंदर जाते एकदम जल जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जैसे वो ब्लास्ट होता है तो हमें यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिलता है। वो पिस्टन को नीचे की तरफ थ्रस्ट देता है, धक्का देता है, और इंजन में पावर स्ट्रोक मिलता है। फिर कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट से वो सारा जो पावर जो मिला थ्रस्ट, वो हमें शाफ्ट के ऊपर रोटरी पावर के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये इंजन चलता है। तो ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑटो साइकिल। या तो फिर ये हीट रिजेक्शन हो जाता है, फिर वापस ये एग्जॉस्ट जो प्रोडक्ट अंदर फ्लू गैसेस वगैरह है उनको निकाल के क्लियर कर देता है, और इस तरह से चलता रहता है। ये इनके आरपीएम होते हैं करीब 1000 आरपीएम, तो ये 1 मिनट में 1000 बार ऐसा हो जाता है।
सेम वापस हमने पी वी एंड टी एस डायग्राम दिए हैं, ताकि ये पी वी डायग्राम जो हमने पिछली बार देखा था, पी वी डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम का, यही पी वी डायग्राम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमने स्ट्रोक पे लिया, इसको कंप्रेस किया। यहाँ पे जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, जबकि पहले हमने देखा था कि हीट एडिशन ऑटो साइकिल के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। फिर ये एग्जॉस्ट होता है, और यहाँ पे हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। हीट रिजेक्शन किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जबकि ऑटो साइकिल के अंदर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। सेम तरीका बताया आपको टी एस डायग्राम पे, ये 1 to 2 हम कंप्रेशन करते हैं, तो हीट एडिशन करते हैं, यानी कि या फिर अपने आप कंप्रेशन कैसे वो ब्लास्ट हो जाता है, इग्नाइट होता है, फिर यहाँ से ही वर्क हमें मिलता है ये, और फिर वापस ये हीट रिजेक्शन। तो ये टी एस डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, ये प्रेशर डायग्राम बताया गया आपको। ये एक्चुअली 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन साइकिल का आपको बताया गया है, जो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आपको हो जाएगा, जो अभी तक हम बात कर रहे थे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ से इनटेक लेते हैं हम। डीजल के अंदर डीजल वाला है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ एयर आएगी, एयर इसके अंदर भर जाती है सारी, इनटेक सक्शन, एयर लेती है, सक्शन करती है, सब एयर आ जाती है। ओनली एयर इज ड्रॉन इनसाइड। ये पिस्टन सिलेंडर, ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक है और ये क्रैंक शाफ्ट है, तो ये इस तरह से आ जाती है। अब हम आगे क्या करते हैं, वापस जब क्रैंक चलती है तो ये ऊपर कंप्रेस कर देती है। ये हमने कंप्रेशन स्ट्रोक कर दिया। कंप्रेशन में यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होने से क्या उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो हम जैसे ही डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, यानी कि उस टेम्परेचर पर डीजल अपने आप जलने लग जाता है, तो इनटेक हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करते हैं अंदर। जैसे हम डीजल इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो एयर के साथ मिल जाता है, और उसके एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो एकदम ब्लास्ट होता है ना। फ्यूल इंजेक्टर हॉट एयर जैसे ब्लास्ट होता है तो हमें पावर मिलता है। ये एकदम इस पिस्टन के ऊपर जो नीचे धक्का देता है तो ये धक्का देने से ये कनेक्टिंग रोड और फिर क्रैंक के ऊपर जाता है, और यहाँ पे हमें ये फिर रोटेट करती है, तो रोटेशन प्राप्त होता है। फिर एग्जॉस्ट होने के बाद नीचे चला जाता है, फिर उसके बाद ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर से ये वापस ये आगे तक चलता है। आगे चलने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाता है, और इसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं, जहाँ सारी गैसेस को बाहर निकाल देता है और फिर ऊपर पहुँच जाता है। तो ये इस तरह से एक क्रैंक, 2 क्रैंक रोटेशन के अंदर ये चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन या भी हम बोलते हैं। पहला इंटेक सक्शन स्ट्रोक को हम इंटेक स्ट्रोक बोलते हैं, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, तीसरा कंबशन या पावर स्ट्रोक बोलते हैं जो हमारा आता है, फिर इसे एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, पावर एक्सपेंशन, चौथा एग्जॉस्ट है जिससे एग्जॉस्ट को बाहर निकाल देता है। इस तरह से ये चारों इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, जैसे कि हमने ऑटो साइकिल की पढ़ी थी उस तरह डीजल साइकिल की पढ़ेंगे। यहाँ पर डीजल साइकिल का साइकिल है, थर्मोडायनामिक डीजल साइकिल क्लोज साइकिल है। इसमें वही कंप्रेशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जब कंप्रेशन करते हैं इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो डेफिनेटली इसके एफिशिएंसी के लिए हमें कितना वर्क डन वापस हम इससे निकाल सकते हैं। एक तो ये पूरा क्लोज साइकिल, इसका एरिया, अगर इसका अंदर का एरिया कैलकुलेट करते हैं वर्क डन के बराबर होता है, या दूसरा वर्क डन करने का जितनी हीट दी और जितनी हीट उसने रिजेक्ट किया उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो भी हमें क्या हो जाता है, ये वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, हीट हमने सप्लाइड की, यानी कि कितना वर्क हमें मिला और कितनी हमने हीट सप्लाइड करने से कितना वर्क मिला, वो रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो W एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाई हीट सप्लाई। W हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन, वो W हो गया, वर्क आउटपुट हो गया, या इसका एरिया हम निकाल लें
तो एरिया भी इस तरह से निकल जाता है। तो ये है हीट QR माइनस QS डिवाइडेड बाई QR, ये डीजल साइकिल की इफिशिएंसी होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, ये हम करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से प्राप्त हो जाता है। CP/CV को हम 1 ओवर R एडियाबैटिक प्रोसेस की एक स्पेसिफिक हीट रेशियो है CP/CV, तो ये हमने उल्टा रख दिया 1 ओवर, और ये हमारी डीजल की साइकिल की एफिशिएंसी आ जाती है। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इससे हमें इसका परफॉर्मेंस मालूम चल जाएगा कि हमने जितना कुछ इसको हीट दी उसने कितने % ये हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देती है। अब क्या डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, दोनों में क्या फ़र्क है ये हमें देखना पड़ेगा। तो फ़र्क, जब हम फ़र्क की बात करते हैं तो ये ऑटो साइकिल इज़ यूज फॉर पेट्रोल और स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन ऑटो पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ में आता है। भाई डीजल साइकिल इज़ यूज फॉर डीजल और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए यूज़ आता है, जहाँ पे कंप्रेशन से इग्नाइट किया जाता है, और ऑटो साइकिल के अंदर जो चार्ज है उसको हम स्पार्क से इग्नाइट करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है। द मेन डिफरेंस बिटवीन टू साइकिल इज दैट ऑटो साइकिल हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जैसे हमने पिछली बार देखा, जबकि डीजल इंजन के अंदर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है, जबकि दोनों के अंदर हीट रिजेक्शन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है। ये कुछ डिफरेंस है, ये हम इसके अंदर सीधे पेट्रोल इंजन में या ऑटो साइकिल में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल फॉलो करता है, डीजल इंजन ये डीजल साइकिल फॉलो करता है। एयर एंड पेट्रोल आर मिक्सड इनटू द कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन के अंदर जो एयर और फ्यूल है वो कार्बोरेटर के अंदर मिक्स करके और उसको ऑटोमाइज करके और फिर वो इंजन के अंदर भेजता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, हम पूरी पहले वो सक्शन रूम सिर्फ एयर लेता है और डीजल फ्यूल बिल्कुल लास्ट में हम इंजेक्टर फ्यूल पंप से इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर। इग्निशन इज डन बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क से होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है तब पेट्रोल इंजन के अंदर होता है, और इसमें इग्निशन किससे होता है, हीट ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन जब करने से इतनी हीट हो जाती है कि वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है डीजल के, और वो अपना आप जलने लग जाता है स्पॉन्टेनियसली। इसका कंप्रेशन रेशो कम होता है, इसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है। कंप्रेशन रेशो बोले तो जो पिस्टन का अंदर चलने वाला है वो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम का जो रेशो होता है उसको कंप्रेशन रेशो बोलता है, यानी कितना कंप्रेस करता है वो उसको। तो इसके अंदर कंप्रेशन रेशो कम होता है, इसका कंप्रेशन ज़्यादा होता है। इसका लेस पावर आउटपुट होता है पेट्रोल का, इसका आउटपुट ज़्यादा होता है डीजल का। कंटेंस स्पार्क प्लग, ये इसमें स्पार्क प्लग ये फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है। ये बर्न्स हाईली वोलेटाइल, ये हाईली वोलेटाइल फ्यूल को बर्न्स करता है लाइक पेट्रोल। इट बर्न्स ए लेस वोलेटाइल फ्यूल, ये वोलेटाइल फ्यूल लेस वोलेटाइल होता है, ठीक है। इट यूज़ लाइट व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल यूज़ किया जाता है, ये हैवी व्हीकल्स के अंदर डीजल यूज़ किया जाता है कि उसमें ज़्यादा पावर मिलता है। मोर फ्यूल कंजप्शन पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होता है, जबकि डीजल का फ्यूल कंजप्शन कम होता है। ये लाइटर होता है, इंजन पूरा लाइट होता है। ये इंजन हैवियर होता है कि उसके अंदर एक्सेसरीज हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है, कूलिंग वगैरह के लिए इसको ज़्यादा कूल करना पड़ता है। फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, लेस फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, इसको फ्रिक्वेंस मेंटेनेंस कम होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है ना। जब वो काम मांगती है तो फिर बहुत ज़्यादा हमें उसके अंदर उसको चेंज करना पड़ता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एक्सेसरीज और इसको हैवी रोबस्ट बनाया जाता है। फिर थर्मल एफिशिएंसी इसकी करीब 26% होती है और इनकी थर्मल एफिशिएंसी 40% होती है। द स्टार्टिंग ऑफ द पेट्रोल इंजन इज ईजी, आसानी से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि स्पार्क प्लग होता है। द स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन इज स्लाइटली डिफिकल्ट ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन ज़्यादा होता है, तो जब तक वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँच तब तक वो स्टार्ट नहीं होता, और सर्दियों में तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। हाई स्पीड इंजन होता है, इसकी स्पीड RPM ज़्यादा होता है, इसकी लो स्पीड इंजन कहलाया जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन।
अब हम बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन मीन्स अभी हमने पढ़े, आपको दिखाया वो 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थे, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन जिसको 4 साइकिल इंजन भी बोलते हैं, इज एन इंटरनल कंबशन इंजन है इन विच जिसके अंदर द पिस्टन कंप्लीट्स 4 स्ट्रोक व्हाइल टर्निंग द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को जो है पूरा साइकिल को करने के अंदर पिस्टन को 4 बार उसके अंदर रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। 4 स्ट्रोक होते हैं, उसके अंदर हमारा एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और 4 स्ट्रोक के अंदर एक पावर स्ट्रोक मिलता है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन दैट यूटिलाइज 4 डिस्टिंक्ट पिस्टन स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब पिस्टन का एक बार टॉप डेड सेंटर से ऊपर तक जाने को एक स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक बार जाना, दूसरी बार वापस आना, फिर तीसरी बार जाना और चौथी बार वापस आना, तो ये 4 स्ट्रोक कहलाते हैं। 4 स्ट्रोक के अंदर हमें एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर कौन कौन सा होता है? इनटेक स्ट्रोक होता है, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक और चौथा होता है एग्जॉस्ट टू कंप्लीट द 1 साइकिल एंड दिस पिस्टन मेक्स 2 कंप्लीट पासेस इन द सिलेंडर। और ये 4 स्ट्रोक के अंदर उसको 2 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है ना। ये आपको बताया गया है 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इसके अंदर 4 स्ट्रोक होता है। पहले इनटेक ये आया, देखो एक बार नीचे आ रहा है, इनटेक ले रहा है, ये आगे, ये हमारा क्या है? ऐसा ही इंजन है, स्पार्क इंजन है, पेट्रोल इंजन है। इसके अंदर यहाँ स्पार्क पर लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर की जगह। तो ये हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो गया और यहाँ पर ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो कार्बोरेटर से आ रहा है ऑलरेडी, वो दोनों मिक्स है इसके अंदर। देखो एयर भी है जो कि ब्लू बबल्स है और दूसरा ये है जो रेड बबल्स है, दोनों साथ आ रहे हैं। ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक बार नीचे की तरफ गया, इनटेक किया, एयर फ्यूल मिक्सचर को ड्रॉन इन किया, सक्शन किया, फिर वापस ऊपर जा रहा है, नहीं इसको कंप्रेस कर रहा है, ये कंप्रेस होगा। दूसरा ये बिल्कुल ऊपर पहुंच गया टॉप डेड सेंटर पे। जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है फिर स्पार्क होता है और यहाँ हमें वापस पावर मिलता है, यानी कि वापस नीचे आ रहा है एक बार सिस्टम। तो ये पावर एक्सप्लोजन हो रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है और फिर वापस ये ऊपर तरफ जाता है। तो ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और सारा जितने भी फ्लू गैसेस, जली हुई गैसेस हैं, ये एग्जॉस्ट हुए सब बाहर निकल जाता है। तो ये इसके 1 2 3 4 स्ट्रोक पूरे हुए, जो 2 बार ये इसके अंदर रेसिप्रोकेट किया और इसके अंदर एक हमें पावर स्ट्रोक मिला। तो ये सारा हम क्या बोल रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे तो सेम होता, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से हम इनलेट वाल्व खोला, यहाँ सिर्फ एयर आती है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। पेट्रोल इंजन के अंदर वहाँ स्पार्क प्लग था, स्पार्क प्लग की जगह यहाँ पे दोनों वाल्व के बीच में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही करते हैं ये एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है, इनलेट वाल्व खुलता है, ये पिस्टन देखो नीचे की तरफ आ रहा है, सक्शन स्ट्रोक कहलाता है, ये इनटेक स्ट्रोक कहलाता है, खाली एयर को अंदर लेता है। फिर वापस ऊपर जाता है, एयर को बिल्कुल कंप्रेस कर देता है, टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाता है, एकदम दब जाता है। इसका टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर इतना होता है कि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो गया। उसी वक्त हमने क्या किया, यहाँ से डीजल फ्यूल को इंजेक्ट किया अंदर, डीजल अंदर यहाँ गैस एयर से मिल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से मिल जाता है और उसका टेम्परेचर दे जाता है कि एकदम ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही हमें क्या पावर स्ट्रोक मिलता है, नीचे की तरफ आता है और ये पावर स्ट्रोक हो गया। ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक है और क्रैंक शाफ्ट है, तो इसको चलाती है, नीचे आता है। अब ये नीचे आने के बाद फिर वापस ये ऊपर जाता है, क्योंकि अब जो गैस अंदर जल चुकी है, इस सब गैस को ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, फिर एग्जॉस्ट वाल्व से सारी गैस बाहर निकल जाती है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाता है। तो ये 4 स्ट्रोक के अंदर एक पावर स्ट्रोक मिलता है और पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट होता है पूरे साइकिल के अंदर। तो ये आपका CI इंजन का 4 स्ट्रोक हो गया। ये आपको एक एनिमेशन दिया गया जो आपको बिल्कुल बता रहा है 4 स्ट्रोक के बारे में। पहले स्ट्रोक के अंदर गैस लिया, दूसरे के अंदर यह स्पार्क प्लग ने इसको, ये स्पार्क प्लग हुआ, नीचे पावर स्ट्रोक आया, ये बाद में एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल गई। तो इस एनिमेशन से आप एक तो बिल्कुल सही समझ पाते हैं। ये 1 2 3 चला रहा है। पहले स्ट्रोक के अंदर ये थ्रॉटल वाल्व है, ये कार्बोरेटर बताया गया, यहाँ एयर ले रहा है कार्बोरेटर से, फ्यूल जा रहा है फ्यूल टैंक से, दोनों आके मिक्स होकर अंदर आ रहे हैं।
अंदर कंप्रेशन हुआ या स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद ये पावर मिला, पावर होने के बाद ये एग्जॉस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये अपना सारा ये साइलेंसर है, साइलेंसर से गैस धुआं बाहर निकल जाता है एग्जॉस्ट। तो ये आपको उसको पूरा एग्जैक्ट इसमें नज़र आ रहा है। ये पेट्रोल इंजन का है, ये ऊपर कैम से ये दोनों ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल चलते रहते हैं। ये आप पिस्टन, ये पिस्टन सिलेंडर नीचे जाता है, ये गजन पिन है, कनेक्टिंग रोड है ये वाली, और ये आपकी क्रैंक है और एक क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पावर मिलती है। ये सारे इंजन आपके ऑटोमोबाइल में सब इसी तरह के इंजन होते हैं, चाहे वो हीरो होंडा हो, चाहे मारुति की गाड़ी हो, उस तरह सब ये काम करते हैं। अब हम आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। जैसे कि नाम सजेस्ट है, 4 स्ट्रोक की जगह हम यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रोक के काम में आते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन, जिसको 2 साइकिल इंजन भी बोलते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विच कंप्लीट्स अ पावर साइकिल विथ 2 स्ट्रोक। में 2 स्ट्रोक के अंदर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और उस 2 स्ट्रोक के अंदर इसमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो 2 स्ट्रोक अप और डाउन, यानी कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और एक्सपांशन स्ट्रोक, 2 ही स्ट्रोक इसके अंदर होते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन या कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक या अप एंड डाउन मूवमेंट पिस्टन में मिल जाता है। क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन हो जाता है 2 स्ट्रोक में, जबकि 4 स्ट्रोक के अंदर क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें एक में पावर मिलता है, एक में पावर नहीं मिलता है। इसके हर रिवॉल्यूशन के अंदर एक पावर स्ट्रोक मिलता है, यही इसकी एक खासियत होती है। 2 स्ट्रोक इंजन परफॉर्म्स ऑल द स्टेप इन जस्ट 2 स्ट्रोक के अंदर सारे हो जाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट एंड पावर, ये चारों उसमें हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों सक्शन और कंप्रेशन को दोनों मिक्स कर देते हैं, पावर और एग्जॉस्ट को भी मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से वो 4 स्ट्रोक के दो जो है स्ट्रोक उसको मिक्स कर देते हैं, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन हो जाता है। इन सिंपलेस्ट 2 स्ट्रोक इंजन do this by using crankcase and underside of the moving piston to fresh charge pump। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो पिस्टन का निचला पोर्शन होता है वो क्या करता है कि वो इसके अंदर सक्शन का और एग्जॉस्ट का काम उसके द्वारा, सक्शन का काम भी उसके द्वारा कर लिया जाता है, इसलिए वो हमें ईजीली रहता है और वो 2 जो कंप्रेशन और सक्शन को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सच इंजन्स कैरी ऑफिशियल नेम क्रैंककेस स्कैवेंजिंग। ये क्रैंककेस स्कैवेंज 2 स्ट्रोक इंजन भी कहा जाता है। द कंप्रेशन स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक होते हैं इसके अंदर, अपर स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। तो अपर स्ट्रोक जिसको हम ऊपर जा रहा है हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो द इनलेट पोर्ट उसके ओपन हो जाते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर उसके अंदर एंटर हो जाता है, एंड चैम्बर एंड पिस्टन मूव्स अपवर्ड कंप्रेसिंग द मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है, और स्पार्क प्लस इग्नाइट होता है और वो फ्यूल को थ्रस्ट देता है पिस्टन को, और पिस्टन के अंदर पावर स्ट्रोक आता है। पावर स्ट्रोक आता है तो पिस्टन नीचे की तरफ आता है, द हीटेड गैस एक्सर्ट्स हाई प्रेशर ऑन द पिस्टन एंड द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, एक्सपांशन होता है तो सारी वेस्ट उसमें से बाहर निकल जाती है। तो ये सब 2 ही स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक। ये हम उसमें देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपको अब 2 स्ट्रोक इंजन बताया गया है। 2 स्ट्रोक इंजन में और 4 स्ट्रोक इंजन में तो फ़र्क होता है, उसमें वाल्व्स होते हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। यहाँ पे वाल्व की जगह हम पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट यानी उसके बॉडी के अंदर ऐसे पैसेज बने होते हैं जिससे कि ये फ्यूल अंदर जाता है और फ्यूल बाहर निकलता है, न कि वो अलग से वाल्व लगे होते हैं। इसीलिए इसका जो बनावट है वो थोड़ी आसान होती है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले इसका पिस्टन भी डबल एक्टिंग होता है। तो जब हम देखते हैं कि ये इसका इनलेट वाल्व है और ये इसका एग्जॉस्ट वाल्व है बाहर, तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है, कंप्रेस करता है, फ्यूल को लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से फ्यूल, ये जब नीचे आता है तो फ्यूल यहाँ जाकर ऊपर आता है, जब ऊपर की जब जाता है तो फ्यूल यहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। फ्यूल जब ऊपर कंप्रेशन स्टेज में होता है तो यहाँ पर स्पार्क प्लग से ब्लास्ट होता है, ये नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो जैसे नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले ये एग्जॉस्ट फॉल ओपन हो जाता है,
और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाती है। फिर और थोड़ा नीचे आता है तो इसका इनलेट वाल्व खुल जाता है। तो इनलेट वाल्व खुलने से ये फ्रेश एयर इधर से चली जाती है, क्योंकि जब नीचे आएगा तो यहाँ से फ्यूल अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये नई फ्रेश एयर, ये पुरानी जो जली हुई गैस है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये दोनों इनलेट और एग्जिट दोनों एक साथ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे नया फ्रेश में आ रहा है और यहाँ जली हुई गैस को बाहर कर रहा है। और यहाँ से जब ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ से ये जो इस पूरे में फ्यूल रहता है अंदर, तो ये फ्यूल इसको नीचे की तरफ, ये फ्यूल इसके अंदर की तरफ चला जाता है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। अब वापस जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये यहाँ से ऊपर जब जाता है फ्यूल अंदर चला जाता है, तो ये ऊपर जाने से ये दोनों पोर्ट बंद हो जाते हैं। ये दोनों पोर्ट बंद होने के बाद यहाँ पे जो फ्यूल बचा हुआ एकदम कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद हम यहाँ पर इसको स्पार्क चलाते हैं, फिर वापस से ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद वापस नीचे आता है। तो ये सिर्फ 2 स्ट्रोक के अंदर ही काम पूरा हो जाता है। तो यह वाल्व की जगह लगा रहता है और ये पिस्टन डबल एक्टिंग होता है, नीचे भी एक्ट करता है, ऊपर भी एक्ट करता है। इस पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा हम क्या बनाते हैं, क्राउनिंग बनाते हैं। ये क्राउनिंग क्या करता है कि जब ये पिस्टन यहाँ पे आता है उस वक्त ये उसके ऊपर का ऐसा सिरा होता है, तो वो क्या करता है, गैस को ये ऊपर की तरफ धक्का देता है। ऊपर धक्का देने से और यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट है बाहर निकलने में इसको मदद करता है। तो पिस्टन की क्राउनिंग है, ये इसको नए फ्यूल एयर को अंदर लेने में और उसको बाहर निकलने में सहायक होती है। इस पूरे के अंदर ये भरा रहता है, क्या बोलते हैं अपना, फ्यूल भरा रहता है। तो ये जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये पिस्टन इसको भी फ्यूल को ऊपर की तरफ जान देता है। इसीलिए हम क्या 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो पिस्टन का लुब्रिकेशन है वो उसके साथ डालते हैं। हमारे पुराने जो बजाज के स्कूटर थे उसके अंदर हम क्या करते थे कि फ्यूल ऑयल भी, लुब्रिकेशन ऑयल भी साथ डालते थे, तो वो लुब्रिकेशन ऑयल फ्यूल के अंदर मिल जाता है और इसकी पिस्टन रिंग को लुब्रिकेट करता रहता है। तो यह देखने की बात ये कि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते हैं, पोर्ट्स होते हैं और ये जो फ्यूल है वो इसके अंदर भरा रहता है और इस तरह से ये इसके 2 स्ट्रोक में 1 स्ट्रोक पावर का हमें प्राप्त हो जाता है। अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक 2 ही होते हैं। इसको अप स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं और डाउन स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ये आपका एक एनिमेशन बताया गया है जिससे आपको मालूम पड़ जाता है। ये नीचे आता है, यहाँ से इनलेट हो रहा है, कार्बोरेटर से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से फ्यूल ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर के बाद ये स्पार्क प्लग से जलता है, फिर पावर स्ट्रोक मिलता है। इस तरह से देखो आप हर बार इसको एक पूरे क्रैंकशाफ्ट के एक रोटेशन के अंदर एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। ये सारा इंजन हमारा, फिर यहाँ एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट होने से, ये ऊपर जाने से ये एग्जॉस्ट हो जाती है, गैस बाहर निकल जाती है। जिस तरह एग्जॉस्ट हो उसी वक्त ये इनटेक भी होता है। ये सारे इंजन हमारा जो 2 स्ट्रोक हीरो होंडा वगैरह या पहले स्कूटर के अंदर यूज़ में आया जाता है। कंपैरिजन है 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट है अपन देख लेते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है। 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक, द साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक के अंदर 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन के 4 स्ट्रोक के अंदर ये पूरा साइकिल होता है, जबकि इसके अंदर पिस्टन के 2 स्ट्रोक में भी पूरा साइकिल हो जाता है। इट हैज़ 1 पावर स्ट्रोक इन द एक क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, जबकि इसके क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन के अंदर 1 पावर स्ट्रोक मिलता है 4 स्ट्रोक के अंदर, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर उसके क्रैंकशाफ्ट के हर रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसके अंदर हैवी फ्लाईव्हील की ज़रूरत होती है, इसके अंदर लाइट फ्लाईव्हील की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारा पावर स्ट्रोक है वो हमें हर रिवोल्यूशन में प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो पावर आउटपुट है वो स्मूथ होता है, जबकि इसके अंदर हमें 2 बार घूमने के बाद 1 बार पावर स्ट्रोक, जब पावर स्ट्रोक मिलता है तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं, तो हमें स्मूथ आउटपुट नहीं मिल रहा, इसलिए हमें यहाँ फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है, जो फ्लाईव्हील हेवियर होता है। फॉर द सेम पावर द हेवियर इंजन रिक्वायर्ड, सेम पावर के लिए, यानी कि अगर हम मान लो 100 किलोवाट के लिए बनाए तो इसको हमें हेवी इंजन चाहिएगा 4 स्ट्रोक के अंदर, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर उसी 100 किलोवाट के अंदर थोड़ा हमें लाइट इंजन, जो टोटल इंजन बनाएंगे वो लाइट होगा। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कूलिंग लुब्रिकेशन, हमें कि
कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि इसके अंदर वाल्व होते हैं और वाल्व से इनलेट एक्सलेट निकल जाता है, जबकि इसके अंदर क्या है, कूलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लुब्रिकेशन भी ज़्यादा होता है। लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम होती है। लुब्रिकेशन हम बहुत सी बार क्या करते हैं, फ्यूल के साथ ही मिला देते हैं, तो उससे उसका लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम आती है, जबकि इसके अंदर अलग से लुब्रिकेशन होता है। और इसके अंदर क्योंकि पोर्ट्स बने होते हैं, वाल्व्स नहीं होते, तो बॉडी के अंदर ही पोर्ट होने से फ्यूल जाता है, तो वो ज़्यादा ये हमें क्या करता है कि इसको ठंडा ज़्यादा करना पड़ता है। इट कंटेन्स वाल्व्स एंड वाल्व्स मैकेनिज्म, सो इसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है और मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। इट कंटेन पोर्ट्स एंड चीपर, कॉस्ट कम होती है क्योंकि उसमें वाल्व नहीं बना होते हैं। वाल्व के साथ हमें केम, वाल्व सीटिंग और वाल्व मैकेनिज्म सब लगाने पड़ते हैं, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है और ये इसकी कॉस्ट कम आती है। मोर वॉल्यूमेट्रिक थर्मल, इसकी वॉल्यूमेट्रिक और थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सारी हीट को पूरी काम में लेता है। वाल्व के थ्रू जितनी हमें चाहिए चार्ज उतने ही भेजते हैं, जबकि इसके अंदर क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ जैसे हम इसका एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है उसमें इनलेट वाल्व भी खुल जाता है, तो बहुत सा जो नया चार्ज है, फ्रेश चार्ज, वो भी एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, तो हमें इसमें लॉस ज़्यादा होते हैं। इट यूज हाई एफिशिएंसी, मोटरसाइकिल में यूज़ करते हैं, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, छोटे लॉन मूवर्स में इसमें यूज़ करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, हाई बड़े पावर जनरेशन में आदि में इसको यूज़ किया जाता है 4:2 को। कंपेरिजन डीजल एंड पेट्रोल इंजन, in an internal combustion engine the power cycle is made up of the four phase: intake, compression, power, exhaust. The main difference between diesel and petrol engine is that कि डीजल इंजन का स्पार्क प्लग होता है और यहाँ पे हम कंप्रेशन से उसको कंप्रेस एयर से इसको बर्निंग करते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल डीजल इंजन इज दैट पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल, डीजल ऑन द डीजल साइकिल। पेट्रोल इंजन के अंदर जो पेट्रोल और एयर को वो कार्बोरेटर मिक्स करता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि वो एयर पे मिक्स करता है, जबकि इसके अंदर कार्बोरेटर नहीं होता है डीजल इंजन के अंदर, और डीजल इंजन के अंदर फ्यूल पंप से इसके अंदर हमें दिया जाता है। वंस द एयर एंड पेट्रोल कंप्रेस द फ्यूल इग्नाइट बाय स्पार्क प्लग से होता है, जबकि इसके अंदर जो फ्यूल है वो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होता है। कंपैरिजन में पेट्रोल इंजन डीजल इंजन का दिया हुआ है, ये ऑटो साइकिल पे काम करता है। इसका कंप्रेशन रेशो 6 से 10 होता है, इसका कंप्रेशन 10 से 20 होता है। और क्या है, ये इसकी रनिंग कॉस्ट हाई होती है और इसकी रनिंग कॉस्ट लो होती है। लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए काम आता है, ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए काम आता है। ये ऑल अबाउट यूर, इसका डिले पीरियड ज़्यादा होता है, ये एयर को ही सिर्फ करता है। तो ये इज ऑल अबाउट यूर कंपैरिजन ऑफ द डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। थैंक यू वेरी मच सर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे नंबर यहाँ दिए हुए हैं 94614016, तो आप मेरे से हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।